नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी रूप है भारत की खोज, जो कि पंडित जवाहरलाल जी द्वारा रचित है। तो साथियों, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि है युगों का दौर। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। युगों का दौर गुप्त शासन में राष्ट्रता और साम्राज्यवाद। साथियों, जैसा कि आपको पहले से पता है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 26 पेज का है, और 26 पेज की वीडियो बनाना एक साथ संभव तो है, लेकिन आप लोगों को देखना संभव शायद ना हो पाए। तो इसके भी हम 2-3 पार्ट में या 4 पार्ट में इसकी वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। तो साथ में बने रहिएगा, इससे आपके सारे छोटे छोटे जो पार्ट होंगे काफी कुछ उससे क्लियर हो जाएगा, पढ़ने में मन भी लगेगा और बोरियत नहीं फील होगी। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ। अवसान मतलब होता है कि खत्म, अंत हो गया, उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया, तो शुंग वंश आया। इतिहास की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से बख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। तो हो सकता है कि काबुल से पंजाब तक कौन फैल गए थे, तो बख्तरी या भारतीय यूनानी। ठीक है, मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया। क्वेश्चन बन सकता है कि पाटलिपुत्र पर हमला किसके नेतृत्व में किया गया था? मेनांडर के नेतृत्व में किया गया था, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना व वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये छोटी छोटी हैं, ये आपको याद करते हुए चलनी है। तो चलिए साथियों, और देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा है। आख्यानों में लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गंधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। तो गंधार में कहा किसका जन्म हुआ? यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो लाट है वो ग्रेनाइट की किसके? हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी आप जो है अपने माइंड में रखिएगा। इस समय ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानी की झलक, भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति के जज्बे को जज्ब कर रहे थे। ठीक है, मध्य एशिया में सक्सीडियान लोग अक्सर अच्छु नदी के घाटी में बस गए थे। यूची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर ढकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। जो शक थे वो बौद्ध और हिंदू हो गए। यूईचियों में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शकों को पराजित करके किधर खदेड़ा? क्वेश्चन बन सकता है, तो दक्षिण की तरफ खदेड़ा। ठीक है, शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। शक किधर चले गए? काठियावाड़ और दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण दिशा की ओर। इसके बाद कुशवाड़ों ने पूरे भारत और मध्य एशिया के बड़े भाग पर अपना व्यापार और मजबूत साम्राज्य कायम कर। उनमें से कुछ हिंदुओं ने धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन नायकों का भी नायक है। तो कौन सा शासक बौद्ध कथाओं का नायक है? तो कनिष्क आप याद रखेंगे, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला हुआ था, जिसमें जुरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान है। यही सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बना। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सदीयनों युईचान ईरानी बख्तरी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। संस्कृतियों में एक दूसरे को प्रभावित करती थी।
इनके आपसी प्रभाव परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला के से सशक्त शैली का परिणाम स्वरूप जन्म हुआ। चित्रकला की, मूर्तिकला और चित्रकला की, ठीक है। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। तो चीनी राजदूत कब आए? 64 ईस्वी में। क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उस समय भारत को मिले, उसमें अड़ू और नाशपाती के पेड़ थे, ठीक है। तोहफे जो मिले थे उसमें कौन कौन से थे? अड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्क में भारतीय चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत, ठीक है, हुआ, ठीक है। तो कौन कौन सी संस्कृतियों का मेल हुआ? भारतीय, चीनी और यूनानी, ठीक है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया, महायान और हीनयान। क्वेश्चन पूछ सकते, बौद्ध धर्म कितने, कुषाण काल में बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में मतलब बढ़ गया? तो दो। कौन कौन से? तो हीनयान और महायान, ठीक है। उन दोनों के बीच मतभेद खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। एक विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ा। यह नाम नागार्जुन का था, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। तो ये नागार्जुन का नाम भी आप याद करिएगा, महत्वपूर्ण है। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शनों के बहुत बड़े विद्वान थे। तो नागार्जुन जी क्या थे? बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ही संतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा, जो वर्तमान में श्रीलंका और म्यांमार है, हीनयान को मानते रहे। तो हीनयान में कौन कौन से? लंका और बर्मा जो है हीनयान को मान रहे हैं, ठीक है। कुषाणों ने अपना भारतीकरण कर लिया था। वे संस्कृत के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासक चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ, ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल राज्य कायम किया, ठीक है। इस तरीके से 320 में गुप्त साम्राज्य का युग का आरंभ हुआ। तो ये गुप्त साम्राज्य कब हुआ? 320 में, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिएगा। इस संबंध में साम्राज्य के एक जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना का जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि तथा संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे, उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे अब आर्यवर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति का समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जब्ज होते गए। जब्ज मतलब होता है जमते गए, मतलब रहते गए। लेकिन समय समय पर अजीब रस्म रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इसकी क्रिया हुई, उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। तो राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन सा बना? ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद, ठीक है। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिसे वे तमाम गहरी जाति या सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। जिस बौद्ध धर्म को भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि लिए।
उपदेश दिया और वह उनका निर्माण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास हुआ और विस्तार हुआ, वैसे वैसे और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों, जाति तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उसके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राय हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी। गुप्त शासकों का बहुत समय प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उसमें साम्राज्य विकसित हो गई। इसके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो शासक जो समुद्रगुप्त था उनको भारत का नेपोलियन कहा गया। ये आप मेंशन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। तो ये समय किसके लिए शानदार था? कला और साहित्य की दृष्टि से, ठीक है। चौथी शताब्दी से पूर्व तक 150 वर्ष पूर्व तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया, ठीक है, ये भी मेंशन कर लीजिएगा। बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमले कर रहे थे। गोरे हुण कहलाते थे। गोरे क्या कहलाते थे? हुण कहलाते थे, ठीक है, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। तो सरदार का नाम याद रखिएगा, मिहिरगुल है, ठीक है। उनको क्या बंदी बनाया गया था। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिरगुल ने इसके बदले में लौटकर मेहरबान हमला कर दिया। तो यही होता है कि आप जिसको बहुत अच्छा समझ कर छोड़ते हैं तो कुछ न कुछ हो ही जाता है उल्टा। उत्तर भारत में हुणों के शासन बहुत थोड़े समय रहा। लगभग आबादी आबादी लगभग आधी शताब्दी उन बहुत से लोग छोटे छोटे सरदारों के रूप में यही रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में होते थे। उनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्राचीन चीनी यात्री हुआन चांग जो युआन च्वान भारत आया, ठीक है, भारत आया था। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। तो हर्षवर्धन कौन था? कवि और नाटककार। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी याद रखिएगा साथियों, उज्जैनी को का प्रसिद्ध केंद्र बनाया, ठीक है। हर्ष की मृत्यु 448 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम से उठा चुका था। इस्लाम धर्म जो था फैलने वाला था। अब साथियों पढ़ेंगे दक्षिण भारत, तो बने रहिए वीडियो के साथ की श्रृंखला में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में जो इसमें हम दक्षिण भारत देखेंगे। तब तक के लिए